Hello students, Namaste and welcome to your favorite UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर प्रेप चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी और इमेजिनेशन का एवोल्यूशन इन रोमांटिक एस्थेटिक्स। मतलब ये कि रोमांटिक पोएट्स दुनिया को कैसे देखते थे और उनका इमेजिनेशन किस लेवल का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त जर्नी के साथ। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो पहले सबसे पहले ये बात करते हैं कि रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी की यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, जिन भी लोग को लग रहा होगा कि ये वर्ड बहुत टफ है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है नॉलेज का नेचर या उसकी थ्योरी। रोमांटिक पोएट्स के लिए नॉलेज का मतलब था एक्सपीरियंस, फीलिंग और इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म में आपको ये बात गांठ बांध के रखनी है कि एक्सपीरियंस, फीलिंग और इमेजिनेशन वो भी इंडिविजुअल का होना चाहिए, उसी की बात होती रहेगी थ्रू आउट और उसी पे हम बिल्ड करते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज का नेचर या उसकी थ्योरी, तो रोमांटिक पोएट्स के लिए नॉलेज का मतलब था एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड इमेजिनेशन। जबकि क्लासिकल पोएट्स के लिए नॉलेज का मतलब था लॉजिक एंड रीजन। रोमांटिक पोएट्स कहते थे कि माइंड एक फोटोकॉपी मशीन नहीं है जो नेचर को कॉपी करे, बल्कि माइंड एक आर्टिस्ट है जो नए रंग भरता है रियलिटी में। क्या बात है, बताइए। माइंड एक आर्टिस्ट है जो नए रंग भरता है रियलिटी में। मुझे लगता है ये बात तो आप लोग को याद ही रह जाएगी। अब बात करते हैं रोमांटिसिज्म वर्सेस नियो क्लासिज्म। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। नियो क्लासिकल पोएट्स जैसे बोलेलियो और रेसिन, उन्होंने आर्ट्स के रूल्स बनाए थे। हर पोयम एक फॉर्मूला के हिसाब से बनती थी, जैसे गोट्सकी की ट्रेजेडी रेसिपी, एक स्पून सॉरो, दो स्पून क्लाइमैक्स। रोमांटिक पोएट्स आए और बोले, भाई पोएट्री तो दिल से आती है, और इमोशन, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी सबसे जरूरी है। वर्ड्सवर्थ ने बोला, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन। मतलब ऐसी पोएट्री तो तब निकलती है जब दिल भर आता है। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सीधा सीधा समझना है कि कोई फॉर्मूला, कोई रूल, कोई सेट, कोई स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं लगेगा रोमांटिसिज्म में जब बात आएगी वर्क को लेकर, पोएट्री को लेकर। सिर्फ ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन, दैट्स इट। अब आइए बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ इमेजिनेशन। 18 सेंचुरी में इमेजिनेशन को बस एक इमेज की तरह देखा गया। इसको हम जैसे समझते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई जैसे कोई स्लाइड शो था। बट रोमांटिक पोएट्स ने बोला, नहीं सर, इमेजिनेशन इज नॉट जस्ट मेमोरी का रिमिक्स, रिफ्लेक्स। ये तो एक क्रिएटिव पावर है जो नए आइडियाज बना सकती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रट्टा मारे और लिख दिए। इमेजिनेशन वो नहीं है। इमेजिनेशन तो वो है जो दिल से आता है, जो क्रिएटिव होता है, जो यूनिक होता है, जो हर इंडिविजुअल का एक अपना आउटपुट होता है। कॉलरिज ने कहा, इमेजिनेशन डिसॉल्व्स एंड रिक्रिएट्स। वाह! मतलब पहले ब्रेक करो चीजों को, फिर अपने तरीके से नया वर्जन बनाओ। जैसे एक शेफ पूरी रेसिपी को ट्विस्ट करके मास्टर शेफ बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, पढ़ाई को बहुत टफ नहीं लेना है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है दोस्तों। बाकी सारी चीजें तो आप सब जो देख रहे हैं बहुत समझदार हैं, बहुत तेज हैं, तभी तो यहाँ आके पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने वाले बच्चे तभी तो पढ़ रहे हैं। और एक बार मेरी याद रखिएगा कि पढ़ना सिर्फ पढ़ने से आता है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में लिखिए। डिटेल नोट्स चाहिए मुझे, कमेंट में लिखिए, मैं आपको डिटेल नोट्स भी दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। कॉलरिज ने इमेजिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला, प्राइमरी इमेजिनेशन, जो कि नेचुरल है, सबके पास होता है। दूसरा, सेकेंडरी इमेजिनेशन, पोएट की स्पेशल पावर। ये कंसाइंस है और क्रिएशन करता है। मतलब प्राइमरी इमेजिनेशन जो सबके पास है, और सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो पोएट के पास एक स्पेशल पावर है, उसके कंसाइंस में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके कॉन्शियस में, जो उसको हेल्प करता है कुछ बहुत बेहतरीन क्रिएट करने में। उनका कहना था कि पोएट एक गॉड जैसा है, रियलिटी को रिशेप करता है। इसलिए उन्होंने इसे एपिस्टेमोलॉजी, एसिम्प्लास्टिक पावर बोला।
मतलब शेप को एक साथ जोड़कर न्यू फॉर्म बनाना। अब आते हैं ब्लेक साहब से, जानते हैं कि ब्लेक जी जो थे उनका क्या कहना था डिवाइन इमेजिनेशन पे। विलियम ब्लेक तो रोमांटिक इमेजिनेशन के किंग थे भाई। उन्होंने बोला, इमेजिनेशन इज नॉट जस्ट अ फैकल्टी, इट्स गॉड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन माइंड। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है कि इमेजिनेशन इज नॉट जस्ट अ फैकल्टी, इट्स इट्स गॉड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन माइंड। मतलब उनके लिए इमेजिनेशन डिवाइन थी, भगवान की तरह, कुछ बहुत पवित्र, अल्लाह की तरह। उनका मानना था जो दिख रहा है वो रियल नहीं है दोस्तों। ब्लेक जी कहते थे कि जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, रियल तो वो है जो आपके इमेजिनेशन में है, जो आपका इमेजिनेशन क्रिएट करता है। यानी आप जो दिख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, जो आपका इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है वो है रियलिटी अकॉर्डिंग टू ब्लेक। और एक लाइन याद रखना, एग्जाम में काम आएगा आपके, व्हाट इज नाउ प्रूव्ड वाज वंस इमेजिन्ड। यानी आज जो आपने प्रूफ कर दिया है उसको कभी कोई इमेजिन करता है। जैसे अर्थ के बारे में आपने सुना होगा कि पहले लोग बोलता था कि अर्थ फ्लैट है, बट लेटर ऑन जब लोगों ने डिस्कवर किया तो उनको पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है। चलिए अब हमने कॉलरिज ब्लेक के बारे में जान लिया कि उनकी क्या डेफिनेशन थी, उनकी क्या समझ थी इमेजिनेशन को लेकर। अब वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री पे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ का थ्योरी भी मस्त था। उन्होंने बोला कि पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वालिटी। मतलब जब हम किसी एक्सपीरियंस को बार बार याद करके लिखते हैं तब पोएट्री बनती है। उनका कहना था कि पोएट्री को छोटी छोटी चीजों में बड़ी मीनिंग में देखना चाहिए। जैसे देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का और नेचर के बीच का इमोशनल कनेक्ट, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। एक सिंपल सी मिली हुई चीज लेकिन लाइफ का लेसन देके जा रही है। मतलब कि उनका कहना था कि पोएट्री को छोटी छोटी चीजों से निकालिए, कि कैसे आप किसी को देख रहे हैं कि एक पेड़ है वो खड़ा है हर मौसम में, तो आप समझ रहे हैं कि जीवन में कई मौसम आएंगे, कई रंग आएंगे, आपको पेड़ की तरह मजबूत होकर खड़ा रहना होगा। और जैसे ही बरसात निकल जाएगी तो दोस्तों धूप जरूर आएगी। वर्ड्सवर्थ का यही कहना था कि पोएट्री की मीनिंग को छोटी छोटी चीजों से निकालिए, रिवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वालिटी। यानी कि एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसका मतलब है किसी एक्सपीरियंस को बार बार याद करके लिखते हैं तब पोएट्री बनती है। बस। अब आइए एक क्लोजर लुक के लिए, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो अपने वर्ड्सवर्थ साहब कह के गए, अब इसको समझा जाए। इस पोएम में एक पोएट मिलता है एक ओल्ड मैन से जो लीश कलेक्ट करता है। लीच आप जानते होंगे। अब ये तो सिंपल इवेंट है ना, लेकिन वर्ड्सवर्थ का इमेजिनेशन उसमें एक जिंदगी की फिलॉसफी निकाल के लाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि छोटी छोटी चीजों से, कि एक आदमी है, एक बूढ़ा आदमी जो लीश कलेक्ट कर रहा है और उससे कैसे ये एक लाइफ लेसन निकाल के ला रहे हैं, उस चीज को समझिए। यही वर्ड्सवर्थ का कहना है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में आप एक बहुत बड़ा मीनिंग निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें इमेजिनेशन का यूज करके अपने उसकी जिंदगी से एक फिलॉसफी निकालते हैं, रिसाइलेंस और इनर स्ट्रेंथ। कि कैसे बहुत बुरे हालात के बाद भी आदमी का जो इनर स्ट्रेंथ होता है वो उसको आगे लेके जाएगा। समझिए, इसके डेप्थ को समझिए। जैसे हम कह सकते हैं जब जिंदगी लीश बन जाए तो वर्ड्सवर्थ के पोयम पढ़ लो, स्ट्रेंथ आ जाएगी। चलिए अब ब्लेक हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, तो कॉलरिज को क्यों छोड़ा जाए। आइए कॉलरिज साहब क्या कहते हैं इमेजिनेशन पे, उसको सुना जाए और समझा जाए। मैं बता दूं, अगर आपको इस बीच कोई भी कंफ्यूजन है आप प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं अपने तरफ से जो भी कर सकती हूँ आपको समझाने के लिए, जिस तरह से भी समझा सकती हूँ, नोट्स बना के, पीपीटी देके, 2 बार 3 बार 4 बार बता के, मैं डेफिनेटली करूंगी। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनका नेट क्लियर हो जाए, और खास करके वो बहनें, वो भाई जो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन घर के हालात के चलते, घर के काम के चलते, जिम्मेदारियों के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ कि भाई, मेरी बहनों, आप मेहनत तो करो, संभव है। समझे। एक एक शेर याद आता है कि आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की, पर अगर बादलों को भी जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। याद रखना मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं लगे रहना है, ताबड़तोड़ लगे रहना, हम करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज की पोयम डिजेक्शन एन ओड, ये एक ओड है, एक सैड सॉन्ग जिसको कहते हैं, एक सैड सॉन्ग जैसा है।
पोएट कहते हैं कि नेचर तो वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन अगर इमेजिनेशन नहीं है तो उस ब्यूटी को फील नहीं कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, इस चीज को समझिए कि इंस्पिरेशन अंदर से आती है। बाहर का सीन तभी कुछ फील होता है जब अंदर से, दिल से जवाब आए, इमोशन आए, फीलिंग आए। ये कोलरिज का कहना है। अब आइए कि हम पढ़ते हैं इंस्पिरेशन इन रोमांटिसिज्म। रोमांटिक पोएट्स के लिए इंस्पिरेशन एक डिवाइन फ्लैश होता था, जैसे भगवान का व्हाट्सएप मैसेज। पोएट्स को लगता था कि वो बस मीडियम है, आइडिया तो कहीं और से आ रहा है। शैली ने तो बोला, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई, क्या बात है, बिना कुर्सी के नेता। यानी पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो दुनिया चला रहे हैं लेकिन उनको कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, उनको कोई उनकी अहमियत ही नहीं दे रहा है। यानी कि शैली के हिसाब से ये दुनिया ही चल रही है पोएट्स और पोएट्री की बदौलत। कुछ हद तक सही भी है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि रोमांटिक एरा ने इमेजिनेशन को क्या से क्या बना दिया। पहले इमेजिनेशन एक फोटो एल्बम थी दोस्तों, अब एक पेंटिंग बन गई। इंस्पिरेशन एक फॉर्मूला नहीं, एक डिवाइन मैजिक हो गया। यूजीसी नेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना, रोमांटिक पोएट्स ने रियलिटी को इमेजिनेशन से लिखा, ना कि कॉपी करके। अब आपको क्या लगता है, कुछ होमवर्क दिया जाए या आप मुझे होमवर्क दीजिए? आप जाइए, इसे पढ़िए, और आपको कुछ भी लगता है जो नहीं समझ में आ रहा है या आप चाहते हैं किसी पॉइंट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाए, मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के सेशन यही समाप्त होता है। अगर मजा आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या चाहिए। और याद रखना, पढ़ना बोरिंग नहीं होता, पढ़ना पढ़ने से आता है। हो सकता है प्रेजेंटेशन बोरिंग लगे, पर ये चैनल बोरिंग नहीं होने देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।